सोशल वर्क क्लासेस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सोशल वर्क क्लासेस चैनल पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर एमपीपीएससी और एनटीए यूजीसी नेट से संबंधित समाज कार्य में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको मेरा नंबर मिलेगा। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके समाज कार्य के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस से जानकारी ले सकते हैं। कारण से आप लोग क्लास नहीं हो पाई थी और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। और पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। चार ऑप्शन, महात्मा गांधी है, नानाजी देशमुख हैं, सावित्रीबाई फूले हैं और जवाहरलाल नेहरू है। मैंने कल भी आप लोगों को इसके बारे में बता भी चुका था। ठीक है भाई, जवाब आ रहा है, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। कमेंट भी सीन कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में तो ध्यान सुनिए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है जो भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ये 1916 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा है ऑप्शन यहाँ पे नानाजी देशमुख की बात करें तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जिसको MGCGV के इन शॉर्ट में कहा जाता है, महात्मा गांधी करके, ठीक है। चित्रकूट सी और जी से ग्रामोदय और विश्वविद्यालय से यहाँ पे लिया गया है वी से, ठीक है। यूनिवर्सिटी है, यू से शायद इंडिकेट करेंगे हम इसको, यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक मंदाकिनी नदी है, उसके किनारे चित्रकूट जो है स्थित है। वहीं से ये क्या नाम है, इसकी स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना कब हुई है तो 12 फरवरी 1991 में। कब, ध्यान रखिएगा, हो सकता है 2021 में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कब इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। तो 12 फरवरी 1991, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सावित्रीबाई फूले एक समाज सुधारिका है, ठीक है। और आप जानते हैं भली भांति तरीके से ये अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और ये प्रथम महिला हैं जो शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। और इन्होंने 1852 में ध्यान रखिएगा बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 1848 में ही इन्होंने भीड़ेवाड़ी इलाके में 9 छात्राओं के साथ विद्यालय को ओपन किया था। 1948 में ही ओपन कर दिया था, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो 1966 यानी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और संस्थापक है मुनीस रजा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं जी। कौन सी विद्यालय की, किस विद्यालय की? अच्छा, महात्मा गांधी की आप बात कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय खोला था इसने, तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अच्छा, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का जो है वो 12 फरवरी 1991 मैं साइड में नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। 12 फरवरी 1991 में 1991, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड से निर्मित विकास एजेंडा की समय सीमा क्या नियमित रखी गई है। जरा बताइए, जरा कमेंट करिए फटाफट आप लोग। एक बार मैं कमेंट भी सीन करूँ आप लोगों का, है ना। बताइए भाई। गरिमा तन्वी जी का दीपा का जवाब आया था लास्ट क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। दीपा ने अभी जवाब दिया है सिर्फ 2023 को, बाकी किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि किसी बच्चे को आ भी नहीं रहा क्या भाई ये हमारे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड के बारे में, हाँ नहीं पता है भाई यूजीसी वाले बच्चों। अच्छा 2030, क्या बात है, कोई काम हम कर रहे हो क्या आप लोग? चलो ध्यान सुनिए। अगर मैं आपसे बताऊँ SDG का नाम सुना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG इसका पूरा नाम है, सतत विकास लक्ष्य के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और सतत विकास जो लक्ष्य है इसका गोल 2015 से लेकर 2030 तक रखा गया था। 2015 से लेकर 2030 तक रखा गया था। और 2000 से लेकर 2015 के बीच में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आता है, पूछा जाता है ये एग्जाम में, ठीक है।
2000 से लेकर 2015 के बीच में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, सहस्त्राब्दीय विकास लक्ष्य उसको बोला जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड जो है यहाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए ये क्या शब्द है। ठीक है, समझिए इसको अच्छे से। देखिए, ये न्यूयॉर्क में 25 से लेकर 27 सितंबर 2015 के बीच में, ठीक है भाई, न्यूयॉर्क की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो 25 से लेकर 27 सितंबर में 2015 में इसको आयोजित किया गया था और उसी समय इसको लक्ष्य बनाया गया था। तो आप कह सकते हो कि 25 से 27 सितंबर 2015 को ही ये ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड जो है लाया गया था। ठीक है, तो इसकी थीम थी, उस समय रखा गया था थीम। तो थीम क्या थी भाई, जिस समय 2015 में जो सतत डेवलपमेंट गोल आया था, सतत विकास लक्ष्य आया था, तो ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड था उसका। ठीक है, ये अब उसमें 17 गोल थे, आपको पता होने चाहिए 17 गोल। मैंने आप लोगों को एक बार बता चुका था ट्रिक के माध्यम से। गरीबी समाप्त करना था, भुखमरी समाप्त करनी थी, अच्छा स्वास्थ्य की बात करता था और गुणवत्ता शिक्षा की बात करता था, लैंगिक समानता की बात हुई थी, सस्ती और स्वास्थ्य ऊर्जा के बारे में चर्चा हुआ था। मैंने आप लोगों से एक बार ट्रिक के बारे में बताया था, 17 गोल के बारे में, है ना। अच्छा काम, आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार लाना, असमानता में कमी, टिकायु, ये सारे के सारे क्या थे, उसके 17 लक्ष्य रखे गए थे और 169 विशिष्ट लक्ष्य थे। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कितने विशिष्ट लक्ष्य हैं, तो 169, इसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो 2000 से लेकर 2015 के बीच में था उसमें 8 गोल थे और 18 टारगेट थे। कितने गोल थे? 8 गोल थे, 18 टारगेट थे। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों ने लगभग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गरिमा का केवल आया है, गणेश जी का आया है और दीपा का ना, ठीक है, दीपा मौर्य जी का आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब 2030। ठीक है भाई, एक और प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं और प्रश्न यहाँ पे तीसरा है कि किस अनुच्छेदों से भी समाज कार्य में प्रश्न बनाए जाते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 7 की अगर बात करूँ तो वहाँ पे दिया हुआ है संविधान के बारे में। ठीक है ना, तो अनुच्छेद जो दिया गया है अस्पृश्यता की बात हुआ है, तो भाई गरिमा का सही जवाब आया है भाई, अभी सबसे पहले आ गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 की बात करूँ तो अनुच्छेद 14 के बारे में याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में मिलेगा फिर 2021 में आप लोगों को। तो विधि की समानता की बात होती है ये। और अनुच्छेद 17 की बात करो तो यह अनटचेबिलिटी, यही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, अनटचेबिलिटी जिसको अस्पृश्यता कहा जाता है। अनुच्छेद 51 के बारे में आप लोगों को पता होगा। 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 51 में बात कही गई है। और अनुच्छेद 15 की बात करूं तो आप जानते होंगे लिंग, आयु, जाति और नस्ल इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भेदभाव को लेकर बात किया गया, यानी भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला सही है, अनुच्छेद 17। ध्यान रखिएगा, ये सारी के सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगली बार भी यानी इस टाइम जो आने वाला है 2021 में 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में प्रश्न बन सकता है इनमें से कोई ना कोई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिए। प्रश्न का स्ट्रक्चर किस तरीके से एनटीए यूजीसी नेट पूछता है भाई, अभी हाल ही का प्रश्न है 2020 का, तो 2021 में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सिमिलर ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, आप लोगों के सामने आएंगे। एक प्रश्न और, अच्छा इसे आप लोग मत देखिएगा भाई, जो नीचे जो लिखा हुआ है टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी वगैरह, कहीं कहीं यहाँ पर गलती भी मिल सकती है। ठीक है ना, आप सीधे मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतना, शायद मैंने आप लोगों से कल एमपीपीएससी वाले बच्चों को पता होगा, ये जो जिन्होंने एमपीपीएससी की क्लास लिया है, मैंने उनको बताया था अधिकार चेतना किसके अप्रोच या उपागम के अंतर्गत इसको रखा गया था, सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया था इसे, किस सिद्धांत के। तो बहुत सरल जवाब है इसका। तो यहाँ पे देखो, सेवा प्रदान करना नहीं होगा, एक साथ सेवा प्रदान करना समुदाय कहलाता है। ठीक है भाई, प्रथा नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, और शोध के लिए समुदाय का समझना, तो ये रिसर्च का पार्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतना का उपागम पूछा है तो बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करने की बात होती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन बड़े स्तर पर सामुदायिक संगठन में ना जो उपागम था, मैंने आज बताया था व्यक्तिगत उपागम क्या होते हैं, आप लोगों से चर्चा किया था। ठीक है ना, व्यापक क्षेत्र में क्या क्या उपागम होता है, याद है आज की क्लास में हुआ था इस चर्चा इसके बारे में। तो उन्हीं उपागमों से ये जो प्रश्न आया, तो बड़े स्तर पर देखो, अभी मैंने एक देखना लास्ट में मैंने उपागम में बताया था विस्तृत, एक बोला था विस्तृत का उपागम, तो वहीं से प्रश्न ये है। तो जो विस्तृत था वो विस्तृत वाला उपागम के अंतर्गत अधिकार चेतना को लेकर बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करना था, यही प्रश्न है पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और इसका जवाब दीपा का आया है, गरिमा का आया है, अन्नू सिंह, ओके, दीपा मौर्य और प्रीति मिश्रा का। बहुत बढ़िया भाई, मिश्रा जी, अच्छा रुहेला, ओके।
ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मुक्त साहचर्य। मुक्त साहचर्य का मतलब जैसे फ्री, अच्छा आपने सुना है फ्री एसोसिएशन? नहीं सुना होगा तब आज सुन लीजिए। 2004 में एक बार प्रश्न पूछा गया था, सुम्बलित वाले में था, मैंने सिगमंड फ्रायड को लगाया था ट्रिक, याद है किसी को? भूल जाते हो। अब ध्यान रखिए, सिगमंड फ्रायड तो सिगमंड फ्रायड तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में तो फेमस तो है ही है। अब ध्यान रख लीजिए आप आज से। और सिगमंड फ्रायड के बारे में 2 बातें, कि मुक्त साहचर्य के बारे में भी किसने बताया है? फ्रायड ने बताया है। तो फ्रायड का जो विकास की एक्टिविटी थी वो कहता था कि फ्री एसोसिएशन से होना चाहिए, फ्री एसोसिएशन होना चाहिए। तो मनोविश्लेषणात्मक उपचार जो है एक ऐसी तकनीकी है जो फ्रायड ने इसका प्रयोग किया और फ्री एसोसिएशन में बेहोश प्रक्रियाओं तक पहुंचने को लेकर जो सहायता करने के रूप में, जहां पर सेंसरशिप की बात हुई थी, वहां पर चेतना की सामग्री को अभिव्यक्त करने की जो एक्टिविटी हुई थी वो मनोविश्लेषणात्मक उपचार में कही गई थी। और मनोविश्लेषणात्मक उपचार एक प्रकार का फ्री एसोसिएशन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सही माना जाएगा फिर आपका। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा समझिए व्यवहार उपचार क्या होता है। व्यवहार उपचार क्या होता है बताइए? व्यवहार उपचार क्या होता है? BF स्किनर का नाम सुना है? BF स्किनर, हाँ, BF स्किनर की जो बात हो रही है यहाँ पर, इस BF स्किनर ने एक मैसाचुसेट्स, अब आपने 1215 का अधिकार ना समझिए जहाँ पे सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है भाई, UGC वाले, क्योंकि मैसाचुसेट्स के बारे में मैंने साथ डीप में चर्चा किया है समाज कार्य के इतिहास में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। BF स्किनर ने उन्हीं के द्वारा से एक ऐसा मैसाचुसेट्स राज्य हॉस्पिटल में जहाँ पर मानसिक रोगियों के साथ काम करने की बात किया था, तो उसने कहा था कि व्यवहार परिशोधन की उपयोग करना चाहिए। तो व्यवहार परिशोधन मतलब होता है व्यवहार परिमार्जन की बात करता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो व्यवहार उपचार का इसने क्या कर दिया? थ्योरी दे दी है। ठीक है, तो व्यवहार से। लेकिन अगर बात पूछा जाए कि व्यवहार परिशोधन का पहली बार किसने उपयोग किया है, पहली बार किसने उपयोग किया है व्यवहार शोधन का, तो थॉर्नडाइक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक का नाम आएगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक उपचार। संज्ञानात्मक उपचार क्या होता है जानते हैं आप लोग? मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? बताइए एक बार, कंफर्म करिए। आज मेरी आवाज़ क्लियर है, बहुत बढ़िया है। देखिए, संज्ञानात्मक उपचार की बात अगर मैं करूं तो संज्ञानात्मक उपचार इसको CBT के नाम से आते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। CBT अगर कहीं लिखा मिलेगा आपको UGC में तो आप क्या सोचेंगे? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सोचेंगे आप लोग, ठीक है ना। और ये संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है, और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा मनोविज्ञान उपचार का एक रूप माना गया है जिसमें अवसाद समझ रहे हैं? अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, ध्यान से सुनिए। चिंता, विकार, शराब और दवाओं का उपयोग की जो समस्याएं से ग्रसित हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों को हमें क्या करना है? उपचार देना की बात करता है। तो वो संज्ञानात्मक उपचार में आता है। अब आज समझ गए आप लोग ना संज्ञानात्मक उपचार क्या होता है? जहाँ पर चिंता, अवसाद, विकार, शराब, दवाओं का उपयोग जो व्यक्ति कर रहे हैं उन समस्याओं, या जैसे ज़्यादा कोई खाना खा लेता है तो भाई आपने बुलिमिया का नाम सुना होगा, याद नहीं है? भूल जाते हो जल्दी आप लोग। ये सारी थेरेपी कहाँ यूज़ होती है? संज्ञानात्मक थेरेपी में यूज़ होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा भाई? एक बार कंफर्म करिए। एक और ऑप्शन बच गया है यहाँ पर, सेवार्थी केंद्रित उपचार। और सेवार्थी केंद्रित उपचार की बात अगर मैं करूँ तो सेवार्थी और कार्यकर्ता का दृष्टिकोण बताता है। और आप जानते हैं नाम किसका आता है यहाँ पर? बताइए जरा, किसका नाम आता है? कौन बताएगा? कार्ल रोजर्स का नाम आता है। और इसी ने, अगर मैं बात करूँ तो रोगेरियन एक शब्द आपसे अगर कभी एग्ज़ाम में मिले आप लोगों से तो ये शब्द ध्यान सुन लीजिए आप लोग, रोगेरियन, ठीक है। ये जो शब्द है इसी से रिलेटेड है, कार्ल रोजर्स से संबंधित है। तो रोगेरियन एक थेरेपी है। वो थेरेपी कहाँ पर यूज़ होती है? वो सेवार्थी केंद्रित उपचार में, क्योंकि वहाँ पे कार्यकर्ता भी होता है और क्या होता है? सेवार्थी भी होता है, ठीक है। और ये कब आया था? 1940 और 1950 के दशक में, याद हो गया? 1940 और 1950 के दशक में आया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कार्य केंद्रित को लेकर तो एक नाम आता है विलियम जी रीड और लोरा का नाम आता है। इन्होंने कार्य केंद्रित दृष्टिकोण दिया था 1970 में, ठीक है।
इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब आया भाई लगभग यहाँ पर अन्नू का, गरिमा का और प्रीति मैडम का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और एक और प्रश्न देखिए, समव्यवहार, अभी मैंने आप लोगों से चर्चा भी करूंगा आने वाले टाइम में, क्वेश्चन मिलेगा आपको और भी इसी से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। और ये क्या है आप जानते हैं, समव्यवहार क्या होता है? क्या नाम उसका है भाई, तन्वी मैडम बताइए। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत से संबंधित शायद आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न था, मुझे याद था, सहोदर भाई बहन जिसको आप सिबलिंग कहते हैं, है ना। देखो मैं आपको बता दूं, यह एक ट्रांसफॉर्मिंग विश्लेषण एनालिसिस थ्योरी है और इस थ्योरी को दिया था एरिन बेक ने। और ये प्रश्न कई बार आपको मैंने बताया है कि एरिक बर्न याद रखिए, मैच में आता है इसका नाम, मैच में करने के लिए, ठीक है। और एक बार आया भी है इसी टाइम, एरिक बर्न का नाम आया भी है मैच करने में, ठीक है भाई। तो बताइए, एरिक बर्न के द्वारा जो संदर्भित अहम स्थितियों को निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? तो शामिल नहीं किया गया, देखो शामिल किसको किसको किया गया था, ध्यान सुनिए। बेसिकली क्या था ये, जो इन्होंने जो ये थेरेपी दिया, जो ये सिद्धांत दिया था, इनका कहना था लेन देन विश्लेषण के रूप को, लेन देन जिसको विनिमय कहते हैं आप, ठीक है, उस विश्लेषण की मनोविज्ञान के सिद्धांत में इसको यूज़ किया गया था। तो इन्होंने इसमें बोला था कि बालक हो या माता पिता हो या सिद्धांत हो या समव्यवहार का विश्लेषण हो, इसे पहचानने के लिए इन्होंने अपने समव्यवहार के अहंकार राज्य मौजूद, जो मतलब राज्य में जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर विचार किया जाए, उस व्यवहार के प्रति सचेत रहा जाए, ऐसी बात कहते थे। तो बर्न ने इसे स्थापित इसलिए किया था कि मूल वयस्क बच्चों को लेकर। तो ध्यान देखना आप लोग, यहाँ पर आता है बालक का नाम, इसने सिर्फ बालक के बारे में चर्चा किया है, माता पिता के बारे में चर्चा किया है जिसको पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है, संरक्षक, ऑप्शन में संरक्षक भी मिल सकता है, और प्रौढ़ को यहाँ पर इसने कहा, प्रौढ़ की अगर बात करूँ तो उसको वयस्क भी बोला जाता है, वयस्क। अब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अलग अलग स्टेप है, ठीक है। लेकिन एरिक बर्न ने क्या कहा था, समव्यवहार विश्लेषण में ये 3 बातों पे जिक्र किया था, ये 3 ही है, इसके आगे कुछ है नहीं, ठीक है, चौथा ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। माता पिता था, ठीक है, और इनमें माता पिता को रखा, उनके बातों के बारे में जिक्र किया, उनको मार्गदर्शन के बारे में चर्चा किया, फिर इन्होंने रखा था प्रौढ़ को रख के, फिर बालक को, और बालक जब रखा था तो बालक में शिक्षक की भी भूमिका रखा था, उन्होंने शिक्षक की भी भूमिका रखा था, बड़े लोगों को, पड़ोसियों को, चाचा चाची और इत्यादि चीज़ों को इन्होंने इसमें रखा था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये इन्होंने 3 ही बातें कही हैं, ये 3 बातें याद होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर हो गया ये? बताइए जरा एक बार, बोलिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, सहोदर भाई बहन, उसका सहोदर भाई बहन के बारे में चर्चा नहीं किया है, ठीक है। याद रखिए आप लोग, एरिक बर्न ने 3 ही बातें के बारे में बोला बस, ठीक है। अब वो बात याद नहीं रख रहे हो आप लोग, तभी तो पूछ रहे हो मुझसे, वो 3 ही बात बोला है, सिर्फ बच्चे, वयस्क और माता पिता के बारे में, बस यही बात याद रखिए, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था, ठीक है। वो भाई बहन सहोदर सिबलिंग दे दिया, गलत था, उसमें एलिमेंट करना था ना, किसमें चर्चा नहीं किया था, ठीक है। अजय जी एक और प्रश्न देखिए, गैसेल सॉफ्ट जेमेन सॉफ्ट की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? तो देखो, एक जोरिन का नाम आता है, टोनिस का नाम आता है, किथ डेविस का नाम आता है और जिमरमैन। देखो यहाँ पर जो ये जोरोकिन लिखा है, इसका नाम है सिरोकिन, इसका नाम सिरोकिन है, ठीक है भाई। अगर आप लोग जब पढ़ेंगे इंग्लिश में तो सिन लिखा होगा, ठीक है भाई। सिरोकिन बेसिकली एकल बंधन और बहुल बंधन के बारे में बात किया था, है ना गणेश जी? ऑप्शन बी आप बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आपको यूनिट नंबर 2 है, सॉरी यूनिट नंबर 3 जो है, उसमें ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क के बारे में चर्चा की गई है। तो वहाँ पे पूछा गया भी है कि समूह कार्य का वर्गीकरण, तो समूह कार्य के वर्गीकरण से प्रश्न बनाया गया है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो सेरोकिन है, एकल बंधन बहुल बंधन के बारे में बोला है। और अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो एक नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, किथ डेविस का नाम नहीं है यहाँ पर, ये नाम है आपका उसका नाम है किंग्सले डेविस। क्या नाम है ये? किंग्सले डेविस। आवाज़ क्लियर नहीं जा रही क्या मेरी? बताइए भाई, आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो बताइए। अच्छा, तो हाँ ठीक है, तो हाँ ये डेविस का नाम है। और आप जानते हैं डेविस के बारे में, द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा किया है इसने, द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा किया है,
और ये जिम्मरमैन मतलब ये यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, मैकाइवर एंड पेज को बोला गया है। मैकाइवर एंड पेज को बोला गया है। तो मैकाइवर एंड पेज की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे जिम्मेवार जिसको इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा था कि ग्रुप एक्टिविटी फॉर फैमिलीज इन रिकवरी, इन्होंने बोला था ग्रुप एक्टिविटी फॉर फैमिली इन रिकवरी के बारे में बोला था। रिकवरी के बारे में बोला था। ये चीज़ याद रखें आप लोग। और यहाँ पर देखिए फर्डिनेंड टोनिस, एफ टोनिस इसको कहा जाता है, एफ टोनिस बोला जाता है, ठीक है। और इसने एक जेसल सॉफ्ट जिसमें रखा था ग्रामीण लोगों को, और एक था जेमेल सॉफ्ट और जिसमें रखा था इसने औद्योगिक चीज़ों को रखा है ना, औद्योगिक चीज़ों को, शहरी लोगों को जोड़ा था, ठीक है भाई। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा जी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। रॉबर्ट बीट स्टीक की एक पुस्तक थी सोशल ऑर्डर, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये सारे के सारे प्रश्न, है ना, समाज का। ये यूनिट नंबर 2 से प्रश्न भी बनाया जा सकता है एक प्रकार से समाज शास्त्र को लेकर, है ना, ये भी सोच सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक नीति का समाज सेवा में रूपांतर किया जाता है वो क्या कहलाता है? बताइए। आ रही है वाइस सर, ठीक है संजीव जी, बताइए फिर क्या हो सकता है इसका सही जवाब, बोलिए आप लोग भी जरा। ए संजीव जी का भी है, गरिमा का भी ए जवाब आ रहा है भाई, ओके। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा के रूप में, देखो पहले तो आप ये समझिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है समाज कल्याण प्रशासन, और एक ऑप्शन है समाज सुधार, दूसरा है समाज सुरक्षा और सामाजिक क्रिया। पहले सामाजिक क्रिया समझिए। सामाजिक क्रिया जानते हैं आप लोग क्या होती है? सामाजिक क्रिया में आप लोग जानते हैं क्या चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं। सामाजिक क्रिया प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण करना एक प्रकार से सामाजिक क्रिया कहलाती है। प्रचार सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण करो, सामाजिक क्रिया कहलाइए। अब ऐसा कुछ नहीं है, रूपांतरण की बात हुई है इसमें, ठीक है भाई। सामाजिक सुरक्षा की बात कर ले, समाज द्वारा जो भी समुदाय हो या जो सदस्य हैं उनको दी गई जो सुरक्षा है वही एक सामाजिक बीमा के रूप में जब आती है तो सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। सामाजिक सुरक्षा कहलाएगी वो सामाजिक सुरक्षा, जब सामाजिक बीमा के रूप में आएगी तो सामाजिक सुरक्षा कहलाएगी। और सामाजिक सुधार क्या होगा? किसी देश में रहने वाले जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, दोष इत्यादि बहुत सारी कुरीतियाँ हैं आदि को अगर आप दूर करेंगे, उन सभी चीज़ों को, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जब आप सुधार करने का प्रयास करेंगे तो वह एक प्रकार का समाज सुधार कहलाएगा। और समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकन करने तथा संशोधित करने के अनुभव का प्रयोग करता है, वही प्रक्रिया आपका समाज कल्याण प्रशासन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, सेवाएं वगैरह जो प्रोवाइड करता है नीति कार्यक्रम के माध्यम से वो समाज कल्याण में करता है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। और यहाँ पर श्वेता जी का गलत हो गया ये प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, ठीक है। गणेश जी, अन्नू सिंह, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग तब तक आगे, है ना। समझ आ रहा है सभी को भाई? प्रश्न का पैटर्न समझ में आ रहा है किस तरीके से एनटीए यूजीसी ने पूछा है? देखिए एक बार पहले मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न बताता हूँ, फिर ऑप्शन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। प्रश्न देखिए जरा। प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद को क्या कार्य दिया गया है? बात को समझिए, यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद के कौन से कार्य हैं। तो बात को समझिएगा अच्छे से। पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर देखिए तथ्य विश्लेषण है, लोक समझदारी है, निधि जुटाना। देखो अब मैं एक बार आप लोगों से प्रश्न ये भी बताया था कि निधि जुटाना, अगर शायद किसी आप ही लोगों में से शायद प्रवीण जी का ही सवाल था, आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोष क्या होता है सर, समुदाय के कोष, समुदाय का कोष क्या होता है। तो समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर आ गया है ये ऑप्शन में और मैं बता चुका हूँ। अगर आपको समझा होगा वहाँ पर तो फिर तो ठीक है, और नहीं समझा होगा तभी मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर, ठीक है, निधियों को लेकर। और ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर मैंने एक और ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को कि गतिविधियों का समन्वय। अब जरा मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ, देखिए। चलिए अब दिख रहा है क्या ऑप्शन? ऑप्शन दिख रहा है, ए बी डी बोल रही हैं भाई। ऑप्शन दिखाई दे रहा है सही तरीके से, स्पष्ट दिख रहा है? बताइए। सबका सी आ रहा है भाई, नकल नहीं कर रहे ना दीपा?
ठीक है, ठीक है फिर बढ़िया से करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। देखो एक तथ्य विश्लेषण की बात, तथ्य विश्लेषण में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अवलोकन होता है, अध्ययन होता है और आवश्यकताओं की चेतना का प्रसार होता है, सामाजिक संरचना पर नेतृत्व का विकास होता है, कल्याणकारी क्रियाओं का काम भी होता है और कार्यक्रमों के माध्यम से अगर मैं बात करूँ तो संसाधनों का संचालन भी होता है, ठीक है, और गतिविधियों का समन्वय होता है। तो तथ्य लिया जाता है, बात सत्य है। लोक समझदारी को प्रोत्साहन देना, ये भी सत्य है आपका, ठीक है। निधि जुटाना सामुदायिक संगठन में मैं अगर बात करूं तो ये परिषद के रूप में नहीं जाना जाता है, ठीक है। वो तो अगर आप कोई संगठन में काम कर रहे हैं, किसी संगठन में आप काम कर रहे हैं, उस संगठन के माध्यम से समुदाय के भले के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो कार्य है। लेकिन परिषद का यहाँ पर भूमिका नहीं है कि भाई कोई काउंसलिंग है, उसकी भूमिका है कि अब पैसे आना चाहिए। आपने मान लीजिए बाय द वे अगर आप लोगों ने क्या किया कि स्टाइफंड किसी एनजीओ में कर दिया, पैसे वगैरह आपने अगर दे दिया तो आपने अपनी मर्जी से दिया है। यहाँ पे परिषद की कोई भूमिका नहीं कि आपको लेना ही पड़ेगा। परिषद ऐसी होती है कि उसको लेना ही पड़ेगा, लेकिन परिषद कहेगा तथ्य लेना पड़ेगा, आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, आपको गतिविधियों का समन्वय करना पड़ेगा। ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी डी सही माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है ए बी डी, यानी थर्ड में। इसका सही जवाब थर्ड हुआ, ठीक है भाई, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हुआ। समझ गए ना आप लोग, बताइए। चलिए एक और प्रश्न देखिए फिर, अगर समझ में आ गया तो। और ये प्रश्न आपके सामने आ गया, दिखाई दे रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वस्तुपरकता, निम्नलिखित में से बहुत सरल प्रश्न है, वस्तुपरकता। देखो अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को वस्तुपरकता के बारे में। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु हमेशा संबंधित व्यक्ति के मानसिक बोध पर आधारित होगी, वही वस्तुपरकता होगी। सत्य है। वस्तुपरकता के लिए तार्किक उपागम के साथ संगत सोच होनी चाहिए, मतलब सकारात्मक सोच होनी चाहिए तर्क के आधार पर, ये भी सत्य है। और वस्तुपरकता की सीमा भिन्न अथवा समान परिस्थितियों से भिन्न होने की स्थितियों में होना चाहिए, यानी भिन्न होना चाहिए। तो ये भी सही लग रहा है भाई। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ए में आ रहा है ना, तो ये ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ ए सही हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सरल प्रश्न था, इससे प्रश्नों को आप ना, ये देखो आज जिसका क्वेश्चन पेपर है ये उसने भी सही लगाया है ना, ये लगाया था उसने भी। चलिए अब देखो, अब भूलना मत, आप लोगों को मैंने साथ कम्युनिटी में कल ही रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में बताया है। ये प्रश्न 2020 का था, आप लोग भूलिए मत, इस प्रश्न को मैंने करवाया है अभी भी, कल ही इस टॉपिक को करवाया है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लघु समुदाय के कुछ गुणों के बारे में चर्चा किया है। तो आपने देखो एक इसकी पुस्तक थी, अगर याद है किसी को तो बताइए जरा मुझे, किसको याद है इसकी एक पुस्तक थी, द लिटिल कम्युनिटी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसकी पुस्तक थी। और यह पुस्तक जो थी इसी में बात की गई थी। जब बताइए जरा मुझे, इसमें 3 विशेषताओं की जिक्र किया था। एक की बात बोला था विशिष्टता को लेकर। अब यहाँ पे देखो शब्द बदलने के लिए विशिष्ट परकता लिख दिया है यूजीसी वालों ने। कितनी हिंदी बनाया कि सोचा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, वही है विशिष्टता, वही है विशिष्टता। और उसके बाद लघु आकार बारे में चर्चा किया, ठीक है, जिसको लघुता बोलते हैं। लघुता, उस बुक में लघुता मिलेगा, द स्मॉल लिटिल पढ़ेंगे आप, द लिटिल कम्युनिटी पढ़ेंगे जब ना, तो उसमें लघुता मिलेगा। और निवासियों की एकरूपता के बारे में, देखो क्या निवासियों की एकरूपता, बात को समझिए यहाँ पर। इसी निवासियों की एकरूपता को उस किताब में लिखा गया था, क्या लिखा गया था, वो लिखा गया था क्या बोलते हैं इसको, सजाइता लिखा गया था। क्या लिखा गया था, सजाइता। आप ध्यान रखिएगा, दोनों बात एक ही है, ठीक है भाई, सजाइता लिखा गया था इसकी जगह पे, ठीक है। और ये अन्य समुदाय के निर्भर होता है, ये बात नहीं किया है। अब बताइए यहाँ पर ए बी सी सही है तो 3, अच्छा ऑप्शन नीचे हैं, कौन सा सही हुआ भाई बताइए जरा, बोलिए अब। ओके चलिए, दीपक राज ए बी सी, अच्छा जी, बहुत चालाक हो आप लोग। ऑप्शन, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ही करा करो। इसने भी लगभग इस प्रश्न में भी अच्छा खासा सही किया गया है प्रश्न को, ठीक है। मैकाइवर एंड पेज ने भी माना था समुदाय के 2 तत्व को, सामुदायिक भावना माना था, है ना, और एक स्थानीय क्षेत्र माना था। ये भी ध्यान रखना उस प्रश्न के आधार पे। बोगार्ट्स का पूछा जा सकता है, बोगार्ट्स ने एक हम की भावना दिया था, दायित्व की भावना दिया था, निर्भरता की भावना दिया था, क्या था,
तो ये प्रश्न वहाँ पर आ सकता है, उसके स्थान पर ये प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न देखिए, इनमें से किस प्रकार का व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है? परित्याग, समाप्ति, अपहरण, अपराध की संज्ञा। बताइए। डी डी आ रहा है भाई। ओके 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 ठीक। ओके अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये था ऑप्शन। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ ध्यान, चलो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, चलो मैं ध्यान सुनिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे तो इस प्रकार के व्यक्ति अपनी गोपनीयता खो देता है। तो ध्यान सुनिए, पहली तो एक बात ध्यान सुनिए आप लोग, ये जो नागरिकता को त्याग करने की बात की गई थी, नागरिकता अधिनियम 1955 की बात है। 1955 में यह आर्टिकल लाया गया 1955, ठीक है भाई, याद रखना 1955 में। अब इस 1955 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, 1955 यानी 1955 में, तो वयस्क भारतीय नागरिकता अगर त्याग करेगा तो उसके अंतर्गत खो देगा वो। धारा 9 में समाप्ति के प्रावधान से अलग है, ठीक है, और ये वही धारा है 9 जो नागरिकता अधिनियम की बात करता है, आर्टिकल नंबर अगर मैं बात करूं 1955, ठीक है, धारा में। तो अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करता है और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी इसको समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का अनादर करेंगे तो भी नागरिकता खो दिया जाएगा आपका, ठीक है। नागरिक अगर 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। बात समझ रही नहीं आप लोग? समझ रहे हैं ना आप लोग? बताइए। हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं, अपहरण, किडनैपिंग भी एक प्रकार से यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है नागरिकता समाप्त करने के लिए, ठीक है। किडनैपिंग भी समाप्त किया गया, मतलब उसमें बताया गया है कि हम उसको नागरिकता समाप्त कर देंगे 1955 में। तो देखिएगा, एक तो परित्याग हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा, अपहरण, किडनैप, अपहरण, किडनैप, ठीक है। अपहरण, मुझे लग रहा था कि आप लोग मुझे ये चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं, तो धारा 9 देखिएगा, 18 और 9, उसमें अपराध वहाँ पर जो है ये अपहरण नागरिकता खो देता है। देखो मैं बताऊं आपको, यहाँ पर अपहरण जो है नागरिकता खो देता है, ये सत्य है। और अपहरण आप उससे ना समझिए कि एक प्रकार से कि वो चीज़ें हैं जैसे आपने किसी का आम तरीके से अगर किसी का किडनैप कर लिया, पता चल गया कि भाई इसने किडनैप कर लिया है, उन चीज़ों की यहाँ पर भारत में बताया गया है कि नागरिकता को छीनी कैसे जा सकती है। भारत के संविधान में वहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान में लागू होने के बाद, भारतीय नागरिकता को हासिल करने के बाद उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इस अधिनियम में भारत का एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, और यानी भारत का नागरिक किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और नागरिकता का खो देने का जो श्रेय जाता है उसे आप ध्यान रखिएगा, अपहरण भी इसका पार्ट माना जाएगा, ठीक है भाई, इसका पार्ट माना जाएगा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। और यूजीसी ने इसको सत्य भी माना है, यूजीसी ने इसे सत्य भी माना है। बात समझ में आ रही है? बोलिए एक बार। नहीं समझ में, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, अगर नहीं पड़ा है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड जल्दी कर देता हूँ, ठीक है भाई। क्लास समाप्त होने के बाद अपहरण पे एक पीडीएफ आपको देता हूँ, आप उसको सीन कर लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ABC हो जाएगा तीनों। अच्छा, कौन सा प्रश्न आ गया भाई हमारे सामने अब? अच्छा, वही प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 13 कह रहा है, जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया का अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित होता है। क्या अपेक्षित होता है भाई, बताइए। सरल है ये तो, देखिए शायद ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, है ना सारे। चलो अब दिखाई दे रहा होगा, शायद अब दिख रहा होगा। देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए।
यहाँ पे जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में सामूहिक चिंतन होना चाहिए, बिल्कुल। सामूहिक विमर्श होना चाहिए, बिल्कुल। सामूहिक योजना निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल। सामूहिक क्रिया का मूल्यांकन भी होना चाहिए, सही है भाई। सामूहिक क्रिया में मैंने आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ उसकी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें प्रभाव प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी सही जवाब है इसका। सभी आएंगे, ठीक है, इसमें सभी आ जाएंगे। चलिए एक और प्रश्न देखिए, और अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन 15 आ गया भाई, 14 है ना। ये देखिए समूह गतिकी के बारे में। समूह गतिकी की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? आपने नाम सुना होगा समूह गतिकी में भाई, बताइए आवाज। हाँ, कर्ट लेवी, ओके ओके ओके। दीपक सर का आया है डी, दुर्गा का भी आया है डी, गरिमा का आया है सी, अन्नू जी का आया है ए। अच्छा शायद जो लास्ट वाले प्रश्न का जवाब दे रहे थे आई थिंक। देखिए समूह गतिकी की अवधारणा जो है ना, ध्यान सुनिए। कोर्ट यहाँ पे कर्ट लिखा हुआ है, उसका नाम भी कोर्ट लेविन है, ठीक है। सामूहिक गतिकी के बारे में उसी ने बताया है, और इसने अगर मैं बताऊँ तो आपको, तो इसी के आधार पर डगलस ने 5 चरण भी बताए थे। संप्रत्ययीकरण, सृजन, संचालन, समापन, मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा ये चीज़ सही है यहाँ पर ये। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नाम आप देख रहे हैं ये गुस्ताव लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है गस्टेव लेबान, लेकिन उसका नाम है, आपको बता दूँ, गुस्ताव लेबान नाम है उसका। और इसने द क्राउड करके, द भीड़ के बारे में बताया था इसने। स्टडी ऑफ पॉपुलर माइंड के बारे में इसी ने बताया है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। बेहमबर्ट का नाम मनोविज्ञान के सिद्धांत में आता है, तो मनोविज्ञान का परिचय बताया इसने बेहमबर्ट ने, ठीक है। इसी को एक और नाम से जानते हैं आप लोग, विलियम उंट। किस नाम से जानते हैं आप लोग? विलियम उंट। तो यही विलियम उंट है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश ज़रूर देखना है सारे के सारे प्रश्नों पर, समझ में तभी आएगा आपको। और एक है मैकडुगल, विलियम मैकडुगल का नाम सुना होगा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय के बारे में इसने कहा था द ग्रुप माइंड। तो समूह गतिकी में बात आती है तो यहाँ पर कर्ट लेविन का नाम आएगा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके बताइए। क्षेत्रवाद का सिद्धांत, हाँ, उसका भी क्षेत्रवाद का सिद्धांत भी आता है, उसी का सिद्धांत है वो, कर्ट लेविन का ही। समूह गतिकी भी उसी का है और कर्ट लेविन का भी उसी का है, ठीक है। तो एक विद्यमान कई थ्योरी, हाँ बिल्कुल 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 अलग है, ठीक है। इसमें समूह को लेकर काम करने की बात बताया है, समूह को गति कैसे मिलेगी, इम्प्रूविंग कैसे मिलेगी, उसके बारे में। एक और प्रश्न देखिए यहाँ पर, ठीक है। CEDAW। अब आप कह रहे होंगे भाई ये कहाँ से नाम आ गया, पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, कन्वेंस ऑन द एलिमिनेशंस ऑफ ऑल फॉर्म्स द इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन का संरक्षण, या कह सकते हो आप निवारण भी, भेदभाव के रूप में। और यूएनए के द्वारा ये 1979 में, कब? 1979 में, याद रखिएगा ये, ठीक है भाई, अपनाया गया था इसको। ध्यान है, क्लियर है आप लोगों को? तो अब यहाँ पे 1979 कहीं नहीं है, तो 1980 होगा फिर, है ना। लेकिन इसका, अच्छा इस प्रश्न को ड्रॉप कर दिया गया था आई थिंक, याद है किसी को? यूजीसी ने इसको ड्रॉप कर दिया था भाई, है ना। इस प्रश्न को ड्रॉप कर दिया था, याद आया कि मुझे याद आ गया, अभी याद आया। इस प्रश्न का कहीं है ही नहीं इसमें, इसकी सभा पारित कब हुई था वो है ही नहीं, इसका ड्रॉप कर दिया था। इसको सभी को मिले थे कॉमन नंबर इस प्रश्न का, ठीक है भाई। इसका ध्यान रखना, ये वाला वर्ष आता है, ये वाला वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ 1979 यूएनए के द्वारा इसको अपनाया गया था एक प्रकार से, ठीक है।
प्रीति मैडम ऑप्शन सी ले रही थी, दीपक जी भी दे रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अब समझ गए ना आप जान गए ना आप, ठीक है। चलो अब ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक पुरानी ट्रेड यूनियन कौन सी है? पुरानी ट्रेड यूनियन की बात हो रही है। देखो यहाँ पर एक आप नाम देख रहे हैं, एटक। एटक मतलब AITUC, पूरा नाम आप नोट करना चाहते हो तो नोट करिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीपक जी, याद रखना इसकी स्थापना लाला लाजपत राय, नारायण जोशी और एक नाम था चमन लाल, है ना। 31 अक्टूबर 1920 को किया था दीपक जी, 31 अक्टूबर 1920 में किया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है 1920 में, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न पूछा जा सकता है दोबारा से एग्जाम में। ऑप्शन बी, अब देखो वर्षों से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना, वर्षों से। यहाँ पर ईटक आ गया, स्पेलिंग INTUC, इंडियन नेशनल, और टी से हो जाएगा आपका क्या भाई, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बात तो वही है, नहीं वही नहीं है, अलग है ये। यहाँ पर इंडियन आ गया, वहाँ पे ऑल इंडिया था, यहाँ पे केवल इंडियन। तो इंडियन, यह जो था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ट्रेड यूनियन थी और ये विंग यूनियन थी। ये 3 मई 1947 को लाया गया था, 1947 को। अभी तक तो भाई इस प्रश्न के आधार पे चलो तो ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि 1920 है वो इससे पहले आया है ना, BMS। अच्छा एक प्रश्न शायद याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने एक बार ये प्रश्न मैच भी करवाया है, शायद वहाँ पे बताया था, बहुत अब नहीं याद होगा आप लोगों को, मुझे पता है वो चीज़ें भूल जाते हो बहुत जल्दी जल्दी। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, हाँ हाँ 1955 यार, ये BMS है ना, ये भारतीय मजदूर संघ है, 23 जुलाई 1955 वाला है। ये एक प्रकार से वहाँ लाया गया था भारतीय मजदूर करके, ये चीज़ें थी वहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल सभी रिलेट ना करें, ठीक है। और सॉरी आर्टिकल कर रहा हूँ, एक्ट। C2 का नाम सुना, C2 CITU का सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन होता है ये। हाँ ये था 1970। अब बताइए कौन आया सबसे पहले, बोलिए सबसे पुराना कौन सा हुआ इसमें, भाई बोलिए, नहीं बता रहे हो आप लोग यार, एटक हुआ तो ना बोलो, हाँ सभी लोग बोला करो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो मैं बताऊं, यहाँ से इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे HMS क्या होता है ये भी पूछा जाता है। सेवा का पूरा नाम पूछ लेता है, SEW, जैसे AICCTU क्या होता है, इन सब के लेकर प्रश्न बन सकता है। मतलब कुल मिला जुला के 8-10 हैं। अगर आप लोग कहेंगे कभी किसी दिन तो मैं 8-10 के पूरे आप लोगों को नोट्स लिखवा दूंगा, ये ठीक है, लिखवा ही पाऊंगा, ठीक है। इसकी PDF नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास नोट्स है, जब मैं पढ़ रहा था उस समय सोशल वर्क के दौरान उसके नोट्स पढ़े हैं, तो मेरे पास है लगभग 15-20 ऐसे इंस्टीट्यूट ट्रेड यूनियन, ठीक है, तो मैं आपको लिखवा दूंगा वो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई, 17। बताइए जरा इस प्रश्न का। मेलकॉम स्पेक्टर और जॉन क्लूज के अकॉर्डिंग, भाई देखो इतने अटपटे नाम है, जो सामाजिक समस्या के उभार को लेकर निम्नलिखित चरणों पर बात किया। हाँ बात ठीक है भाई, स्पेक्टर का नाम याद रखिए बस। आपको यहाँ पर मैं बताऊँ ना, ये आंदोलन भी करता था सामाजिक समस्या के उभार के लिए। कॉमन सेंस लगाइए आप, कॉमन सेंस, ये भी हो जाएगा। और विधि सम्मतन और आत्मसमर्पण हो जाएगा। नौकरशाही हो गए, ब्यूरोक्रेसी, और आंदोलन का पुनर्भेदन हो जाएगा। ये यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ABCD सब सही है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमन सा यहाँ पे कोई काल क्रम मत रखिए, काल क्रम की बात नहीं की गई है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्रमानुसार दर्शा दीजिए कि भाई हाँ ये समस्या अगर उभर रही है तो उसके चरणों का क्या क्या होना चाहिए, तो सही क्रम लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसा बात, हाँ तो क्रमानुसार बोला है तो ये क्रम में ही लगा हुआ है। काल क्रम में कह रहा हूँ कि काल क्रम का मतलब होता है वर्ष, वर्ष को आप ना सोचिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ वर्ष को आप ना सोचिए कि काल क्रम, काल क्रम का मतलब होता है वर्ष, जहाँ पर इंडिकेट किया। अभी प्रश्न आएगा काल क्रम को लेकर भी, आप लोगों के सामने प्रश्न भी आएगा। हाँ
एक और प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा एक मिनट, ये प्रश्न देखो, दिखाई दे रहा है ना। भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कौन से कर्तव्य नहीं, बहुत सरल प्रश्न है, इसमें बताने की क्या जरूरत है भाई, बताइए जरा। अच्छा, आय के समानता को हटा देते हैं, आय की समानता इसमें कहाँ है? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है भाई। चलो और भी कोई भाई, 16 का ए जवाब आ रहा। ओके ओके ओके, ऑप्शन ओके, बच्चों को शायद ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। चलो अब दिख रहे होंगे, ठीक है। तो गरिमा, अच्छा, भारतीय संविधान में कर्तव्य जी कहाँ पे? कर्तव्य विहित मतलब इन, आप देखो मैं कहूँ आपको सूचित किया जाता है, आपको विनित किया जाता है, वही है, आपको विहित किया जाता है। एक प्रकार से आपने वहाँ पे उनके कर्तव्यों को बारे में जानकारी दी जा रही है आपको, ये होता है विदित। नाम सुना विदित? विदित का मतलब होता है सूचित करना, विदित, विदित, विहित, विनित, ठीक है। विहित कर्तव्यों को इन्वॉल्व करना, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है भाई। सही जवाब क्या है इसका आप लोगों ने बताया है, बहुत बढ़िया। तो कर्तव्यों में जो निहित है वो चीज़ें, वो आपने आय को हटा दीजिए, सारी के सारे निहित है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वही आप समझ लीजिए, और बता देता हूँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक और प्रश्न देखेंगे, ये वही है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी मैंने बताया है आप लोगों का। बताइए जरा मुझे कि संपोषण विकास हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूएनडीपी होगा, दीपा का कहना भाई। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हाँ, 1965 में स्थापना की गई थी ना, 1965 में इसकी, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल टोटल कितने थे? 17 लक्ष्य रखे गए थे, और 169 क्या रखे गए थे, इसके उद्देश्य रखे गए थे 2030 तक के, और 2015 से चलाए गए थे ये। हाँ, यूएनओ का मतलब बताइए जरा, यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशंस, भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 से की गई थी यूएनओ का, और 193 उसमें देश हैं, ये ध्यान रखना। और वहाँ पे उसके 6 कार्य को डिवाइड किया गया। तो एक कार्य उसमें है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है यूपी में, आपको मैंने अभी जल्दी बताया, अभी हाल ही में हुआ है पेट का एग्ज़ाम, संडे का था। तो उसमें प्रश्न बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कौन सा है, तो वो यूएनए का पार्ट था। और यूएनए का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था वो द हेग करके था, नीदरलैंड या तो द हेग, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, तो वो था। और एफएओ का मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो रोम में है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और WHO तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएगा? 7 अप्रैल को, हाँ, 7 अप्रैल को। एक प्रश्न और देख लीजिए यहाँ पर, अब इसको मैच करिएगा भाई। फील्ड थ्योरी कर्ट लिविंग है भाई, संगीता मैडम, हाँ सुनीता मैडम, है ना। कर्ट लिविंग 1930 में आया था, ये नोट करो, 1930। और सोशल एक्सचेंज सिद्धांत किसने दिया है भाई, जिसको सामाजिक सिद्धांत कहते हो? जॉर्ज होम्स ने दिया है। कब दिया था ये जॉर्ज होम्स, बताइए? नहीं पता ना, नहीं लिखते, याद भी नहीं। और मैं बताता हूँ हर बार, हर एक प्रश्नों में बताता हूँ ये सारा चीज़ यार, सच बताऊँ मैंने इतना पढ़ा देता हूँ, लेकिन तब भी आप लोग नहीं याद रखते। 1958। मनोसामाजिक सिद्धांत कब किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी थी, और 1950 में ही इसने क्या किया था भाई, मनुष्य के 8 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। यहाँ पर देखिए 1950 लिखिए इसको, एरिक एरिक्सन। और ये लास्ट वाला तुम बताओगे, बताओ किससे मैच करेगा ये? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व, संघर्ष, बताइए? हाँ, लेविस कोजर ने 1975 में, 1975 में। अब मैच करो।
अरे भाई क्या सोच रहे हो आप, संघर्ष है वो, ठीक है, वो संघर्ष का उन्होंने अलग बात किया था। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात हो रही, तो लेविस कोजर का नाम आता है। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स लिखा है, कार्ल मार्क्स नहीं लिखा है तो मैं किसको कहूँ बताओ आप। यूजीसी यही कहती है कि एक थ्योरी कई विद्वानों ने दिया है। अब कार्ल मार्क्स तो अगर होता तो शायद ये ऑप्शन जाता, भाई ड्रॉप हो जाते क्वेश्चन, है ना। तो लेविस कोजर ने भी दिया है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट सिद्धांत, उसका भी नाम आता है द्वंद्व का सिद्धांत। नहीं समझे आप, बताइए। द्वंद्व का सिद्धांत, द्वंद्व का सिद्धांत जो है लेविस का भी नाम आता है, और द्वंद्व का सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखना बस, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होगी तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन सही हुआ ये बताइए मुझे पहले। ए का दूसरा से कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, हाँ ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर देखो गुणात्मक आ गया है आपके पास सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए जरा, सही नहीं है बताइए। देखो गुणात्मक अध्ययन केस अध्ययन जाता है ना, बिल्कुल करोगी नहीं, क्वालिटी और क्वालिटी के बारे में जानकारी रखोगे कि नहीं रखोगे भाई, बिल्कुल रखोगे। परिणात्मक अध्ययन सर्वेक्षण विधि करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। प्रश्नावली विधि में साक्षात्कार कराया जाता है, ये कराया जाता है, ये तो नहीं है। प्रश्न पूछा क्या है भाई, नहीं है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, हाँ ये नहीं। और देखो सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से समिष्ट के प्रत्येक इकाई के बारे में जान सकते हैं। अभी मैंने लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को रिसर्च के बारे में बताया था, और नहीं याद है फिर तो बात ही छोड़ो। ये सबका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। यह कथन गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 3 रिसर्च का। प्रश्नावली साक्षात्कार कराया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि प्रश्नावली साक्षात्कार हो, ठीक है। पहले से प्रश्न बनाकर जो जाया जाता है वो प्रश्नावली का रूप नहीं होती है, ठीक है। अपराधियों को परिवीक्षा की अनुमति कौन देता है, बताइए जरा। अपराधी को पहले तो परिवीक्षी समझिए, प्रोबेशनल एक प्रोबेट शब्द से बनाया, लैटिन शब्द से, और इसका मतलब है परीक्षण करना। अपराधी को उसके सदाचार और आश्वासन के आधार पर जो न्यायालय के द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान किया जाता है उसे परिवीक्षा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिवीक्षा कहते हैं। और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम था एक, और वो अधिनियम आया था 1948 में, सॉरी 1958 में आया था, ठीक है। तो आप बताइए जरा यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं बताऊँ, अनुमति है कहीं पर, किन किन चीज़ों की अनुमति देता है, पुलिस, जेल और अभियोजन। अभियोजन जानते हैं कौन सा शब्द है, आपने नाम सुना है, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब जो होता है ना, वो आपका होता है अभियोजन पक्ष, जो अदालत में प्रयोग किया जाता है। किसी के विरुद्ध अपराध किए गए जो है अभियोग का प्रक्रिया जो कहलाती है वह अभियोजन कहलाती है, ठीक है, ठीक है ना। और क्या होगा बताइए इसका, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए भाई, अनुमति किसको देना चाहिए, कारागार सही जवाब ऑप्शन बी, केवल मात्र न्यायालय, परिवीक्षा न्यायालय। देखो पैरोल सजा की समाप्ति से पहले रिहाई की सजा होती है। पैरोल समुदाय में जो भी बाकी के प्रदर्शन है वो सेवा के लिए कार्य जो होते हैं वह एक प्रकार के पैरोल वहाँ पर भी लिया जाता है, और अच्छा व्यवहार और विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन सुनिश्चित किए जाते हैं इसको, पैरोल को, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो पैरोल और परिवीक्षा में थोड़ा सा अलग है, लेकिन सदाचार और आश्वासन के आधार पर न्यायालय के द्वारा दंड की मुक्ति प्रदान किया जाना ही परिवीक्षा कहलाता है। ये मैंने अभी को बता चुका था, पहले ही बता चुका था परिभाषा के माध्यम से, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है बताइए, बोलिए। ऑप्शन नंबर देखिए, बोल भी नहीं रहे हो आप लोग यार, हाँ? परिवीक्षा मतलब किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, अरे भाई
मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या इसमें क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? क्या नहीं समझ में आया? बोलो बोलो ना भाई। आप एक बात ये सुनिए, अपराधी को उसके सदाचार और आश्वासन देने वाले, उसके आधार पर जब आप उसको दंड से मुक्त करोगे तो परीक्षा के रूप में देखा जाता है ये, और परीक्षा ही परीक्षण करती है एक प्रकार का। पैरोल अलग होता है। किस? हम्म। हाँ, परीक्षा पे, हाँ हाँ, आप उसे परीक्षा पे नहीं, उसको कहते हैं पैरोल। पैरोल पे रखा जाता है वो, परीक्षा पे नहीं। हाँ, परीक्षा मतलब प्रोबेशनल होता है। प्रोबेशनल मतलब प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब ही होता है परीक्षण करना। भाई मैं कह रहा हूँ परीक्षा जो होता है, अच्छा आप बात सोचिए, कोई पुलिस इसको दे देगी कि जाओ भैया तुम मुक्त हो गए। अपराधी करके आए, पुलिस कह देगी जाओ भैया तुम मुक्त हो गए। मर्डर करके आया, उसको छोड़ देगा पुलिस? अब आप बताओ, अभियोजक किसको? अभियोजक तो एक प्रकार से प्रोसिक्यूशन बोलते हैं इसको, अभियोजक को। मतलब यहाँ पर अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध का अभियोजन की जो प्रक्रिया होती है वो होता है। मतलब ये तो इंडिकेट ही नहीं कर रहा है अभियोजक, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सी डाल रखा है यहाँ पर। कारागार भी कंफ्यूज, यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे, और दोनों ऑप्शन से ही जिसको पता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जानते हैं, वो समझ गए कि भाई पुलिस कभी नहीं कर सकती ऐसा काम, तैसा काम तो सिर्फ न्यायालय का। और न्यायालय परिभाषा वही है भाई कि आश्वासन के आधार पर न्यायालय द्वारा दंड से मुक्ति प्रदान किया जाता है। ये परीक्षा वही परिभाषा ही है, वही है, और परिभाषा से प्रश्न बनाया था ये। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ चाह रहे हो तो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है भाई। संगीता जी, सुनीता मैडम, मिल जाएगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो, नहीं समझे तो बताओ, फिर से समझाऊँ? एक ही प्रश्न को बार बार कितनी बार समझोगे यार? मैं भी बोर हो जाऊंगा, है ना। चलो इस पर, हाँ, रिकॉर्डिंग को देखना बार बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद करवा दिया मुझे। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो स्वाभाविक माध्यमों से व्याख्या की किस प्रकार की जाती है? हाँ भाई महेश सर, आपका साथ क्वेश्चन था, आप समझ में आपको आया? परीक्षा पैरोल, शायद महेश जी बोल रहे थे आई थिंक। चलो कोई नहीं। व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बताइए जरा, क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 23। देखो, सामाजिक नीति के यहाँ से अगर प्रश्न बनाया गया है तो सामाजिक नीति से उठाया गया है, केवल एकमात्र सामाजिक नीति के प्रारूपों से उठाया गया है। और सामाजिक नीति के तीन ही प्रारूप होते हैं। एक प्रारूप होता है कल्याणकारी प्रारूप होता है, और एक प्रारूप होता है सामाजिक सुरक्षा, एक प्रारूप होता है उदारीकरण, और कहीं कहीं मिल जाता है आप लोगों को प्रजातांत्रिक प्रारूप भी सामाजिक नीति में। कल्याणकारी प्रारूप की अगर मैं बात करूं तो जहां पर आपको यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे होंगे बी, कल्याणकारी को, ऑप्शन बी देख रहे होंगे कल्याणकारी को। तो अवशिष्ट कल्याणकारी का माध्यम ये था यहाँ पर कि जो समाज में प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय है, या प्रजाति या धर्म, या जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उनका हमें विकास करना है। वही बात है, स्वाभाविक माध्यम से व्याख्या की जाती है, वो होता है आपका कल्याण। दूसरा था आपका सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा को अगर मैं बात करूँ आपको, तो वो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है वो समाज की सुरक्षा के लिए बात करता है, लोगों का विकास करता है। उदारीकरण नीति बनाता है, और प्रजातांत्रिक सभी कार्यक्रमों को, नीति को, उन्हें विकास के रूप में केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क में क्या करता है? संचालित करता है, उसे स्टार्ट कर देता है, लागू कर देता है। तो कार्य का निष्पादन स्वाभाविक रूप से नहीं है, दो स्वाभाविक माध्यमों से बताइए जरा व्याख्या होने वाली जो होती है वह अवशिष्ट कल्याण मॉडल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही इसका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, बोलिए भाई, बोलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लें। WS गोट्सके, ये देखो भाई नाम, शायद प्रीति मैडम ने कल मेरे से शायद यही क्वेश्चन कर रहे थे WS गोट्सके के बारे में। हो प्रीति जी कि चली गई हो? नहीं हुआ। देखो यहाँ
देखो मैं बताता हूँ, WS गोट्स्के का विकसित करने का जो कार्य हुआ, ये नाम है आपको बताऊँ, विलियम सिली गोट्स्के। यह 1908 में टी परीक्षण दिया था, 1908 में टी टेस्ट दिया था, टी परीक्षण। और जो ये जड़ परीक्षण देख रहे हैं आप, ये मोइवरे ने दिया था, डी मोइवरे ने दिया था। और ये डी मोइवरे ने सामान्य वितरण की खोज किया था। सामान्य वितरण अगर कभी मिल जाए एग्जाम में, ये मिलता है, ऑप्शन में जरूर मिलता है, सामान्य वितरण रिसर्च का पार्ट है। सामान्य वितरण मिलता है तो आप तुरंत सोचना जड़ परीक्षण को डी मोइवरे ने दिया था 1986 में, 1986 में, 1986 में दिया था। ठीक है। और यू परीक्षण की बात करूं तो यू परीक्षण मान व्हिटनी का नाम आता है, मान व्हिटनी का नाम आता है। और इसे विल्कोसन रैंक सम टेस्ट भी कहा जाता है। तो कभी कभी इसको एक नाम और जाता है कि विल्कोसन किसे कहा जाता है भाई, विल्कोशन किसको बोलते हैं, यू परीक्षण को बोलते हैं। ठीक है। और यह अलग अलग निष्कर्ष निकालता है, जो यू परीक्षण है ना वो अलग अलग निष्कर्ष निकालता है। ठीक है। और काई परीक्षण, तो काई परीक्षण 1963 में प्रोफेसर आम्बे ने दिया था। और 1875 में एक नाम आता है प्रोफेसर ई हेल्मर्ट का, ई हेल्मर्ट ने दिया था। और 1900 में कार्ल पियर्सन का नाम आता है। ये कार्ल पियर्सन ही फेमस है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। कार्ल पियर्सन का 1900 में आया था ये। ठीक है, कार्ल पियर्सन। इस विषय में बताऊं तो सुनो, जो काई स्क्वायर एक प्रकार से, मैंने एक बार पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, इसकी वीडियोस भी है, मास्टर क्लासेस पे इसकी वीडियो है, सोशल वर्क पे नहीं है। तो मैंने वहाँ पर ये चर्चा भी आप लोगों से किया था कि कार्ल पियर्सन यहाँ पे अवलोकन करने की बात करता था। एक को बताया था ओ और एक को बताया था ई, और जो ई शब्द था वो प्रत्याशित आवृत्ति थी, यानी वर्गों का अंतर था, वर्गों का अंतर बताया गया है इसमें। और ओ जो था वो ऑब्जर्वेशन आवृत्ति थी, और ई जो थी वो थी प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती को बोला गया था ई। ठीक है, अंतर की बात करता था। जैसे दो वर्ग हैं, दोनों वर्गों दोनों क्लासों के अंतर के बारे में जब हम जांच करते हैं तो वह काई स्क्वायर होता है। ठीक है, वह काई स्क्वायर परीक्षण होता है। ठीक है, बोलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। थोड़ा सा मेरी हेल्थ भी सही नहीं है ना, गला में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है आज का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। आत्म जागरूकता, भाई आत्म जागरूकता सोच समझ कहीं लिखा हुआ है, बताइए जरा। सोच, भावना और क्रियाओं के संबंध में सचेतन, वही तो है, बहुत बढ़िया। जो स्वाभिमान होता है, सामाजिक तुलना होगी ना, सामाजिक तुलनाओं में प्रतिबिंबित पर आधारित होता है। आत्मसम्मान क्या होता है भाई, आत्मसम्मान वही जहाँ पे नैतिक और आधारभूत जो भी क्रिया विधि होगी वही होगी। ऐसे मानकों को जो श्रेणीबद्ध तरीके से व्यवहारों में हम क्या करें, क्रियाओं को मूल्यांकित कर दें, वो हो जाता है। आत्मविश्वास बताइए, स्वयं की धारणाओं पर आधारित होता है, जहाँ पे संबंध में आंतरिक और सतत भावनाएं की रिलेट करता है। कौन सा सही हुआ भाई, 1 का 4, 1 का 2 डेज ठीक। तो मैंने यहाँ पर समझो आप लोगों को 100 प्रश्न करवा दिए, क्योंकि मैंने हर 4 ऑप्शनों के बारे में जिक्र किया है आप लोगों से, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम का पैटर्न क्वेश्चन है। इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा 1 या 2 प्रश्न, इसमें से एक तो श्योर है पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा 2020 से प्रश्न। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ समझो इस प्रश्न को सारे के सारे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, कल आप लोगों की जो क्लासेस होंगी इसी के आगे स्टार्ट कर दूँगा मैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ओके, बाय बाय सभी से। ठीक है भेजता हूँ। ठीक है, ओके।